दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्री किशोर जी बोरकर साहब, और लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए और निष्ठा की प्रतिमूर्ति जिसे अगर कही जाएंगे अमरावती जिले में तो हमारे साथ किशोर बोरकर जी हैं। किशोर जी, हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम। किशोर जी, आप कांग्रेस से पिछले 35 वर्षों से एक निष्ठ जो सेवक होते हैं उस हिसाब उसके तरीके आप जुड़े हुए हैं। आपने कांग्रेस का जो उतार है या चढ़ाव है दोनों ही देखे हैं, मतलब कांग्रेस का पतन भी देखा है और कांग्रेस की उन्नति भी देखी है। लेकिन जब कांग्रेस का पतन काल था, मतलब पिछला 10 साल 2014 से 2024 के बीच में, और इन 2014 से 2024 के बीच में जो 10 साल है वो कांग्रेस के जो मुख्य लीडर है राहुल जी गांधी, उनका भी एक बैकड्रॉ के रूप में भारतीय राजनीति में देखा जा रहा है। तो राहुल गांधी जी का जो कारनामा था भारत जोड़ो यात्रा, आप उसमें स्पष्ट रूप से सम्मिलित थे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उन्होंने की है, 2 साल में 2 बड़ी यात्राएं, और लगभग 10,000 किलोमीटर के ऊपर 4,000 तो पैदल ही थे और 6,000 किलोमीटर कुछ पैदल कुछ गाड़ियों से भी किया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये भारत जोड़ो यात्रा ने ये जो 10 साल का जो कालापन है या जो अंधेरा छाया हुआ था भारतीय राजनीति में, उसको पूछने का काम या सफा करने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया है? आपने बिल्कुल हमारे कांग्रेस पार्टी की नस पकड़ी, में ऐसा बोलूंगा। जी जी। देखिए, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, ये तो निकाली सही है जी। लेकिन उसके पहले ही मैं थोड़ा उसके पहले जाऊंगा मैं आपके साथ। जी। क्योंकि आपका देखा मैंने, आपको भी उसमें इंटरेस्ट है। आपने राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा में एक बुक्स लिखी है जी हाँ। उसमें सारे रेफरेंस आपने दिए। हाँ हाँ। मैंने वो पढ़ी है। हाँ। इसीलिए आपको भी लगाव है हाँ। राहुल जी के बारे में। हाँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा आगे का भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, राहुल जी ने भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा तो की, उसके पहले भी उन्होंने खुद की पर्सनल लेवल पर भी इस देश में यात्रा की। जी हाँ। वो देश के हर बड़े स्टेट में गए। जी जी। बड़े स्टेट में नहीं तो हर स्टेट में गए, और उसी स्टेट के हर राज्य के वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के नागरिकों से रूबरू हो गए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ उन्होंने सेमिनार आयोजित किया। जी हाँ। और स्टूडेंट से डायरेक्ट उन्होंने पूछा जी कि आपको भारत के बारे में क्या लगता है, इस देश के बारे में क्या लगता है, जी हाँ, आप मुझसे खुला बताओ। तो स्टूडेंट की उन्होंने पूरी उनकी सजेशन ली, उनकी जो समस्या है देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और ये क्यों हो रहा है, वो सारी जानकारी ली। आपको इसका ब्यौरा आपको AICC से मिल जाएगा। ये मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। जी जी। हर इसमें गए। दूसरी बात, जैसा लोग बोलते हैं
कि भाई दलितों की समस्या क्या है, हम्म, आदिवासी की समस्या हर नेता बोलता है, लेकिन मैं आपको ध्यान में लाके दूंगा, राहुल जी हम्म, रियली दलित बांधव के घर पे सोए हैं। जी हाँ जी। उनके यहाँ जो खाना बनता हम्म, वो उन्होंने खाया है। जी हाँ। उनके यहाँ जो सोने की जो अरेंजमेंट है, लकड़ियाँ, वो भी है हाँ खटिया, हाँ हाँ। उस पे रियल सोए। दूसरे दिन जो गांव में सार्वजनिक शौचालय में जो क्यू लगता हाँ है, हाँ हाँ। उसमें भी राहुल जी क्यू में गए हैं। ये हम्म, मैं झूठी बात नहीं बताऊंगा, ये हकीकत है। जी इसका जी। मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। हम्म, कुछ लोगों को अगर कुछ बताया तो उनको झूठा लगता जी हाँ। कि ये हो नहीं सकता। सही है, कोई भी देश का नेता इस हद तक, लास्ट मूवमेंट तक, लास्ट आदमी तक नहीं गया, ये भी सही है, इसीलिए विश्वास आएगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल जी फिर ऐसा क्यों किया? राहुल जी ने उसी वक्त कहा था कि भाई अपना देश क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, दलितों की, आदिवासियों की क्या समस्या है, मैं एक्चुअली रियल उसमें आना चाहता हूँ। लिखी पढ़ी बातें, सुनी बातें वो ठीक है, लेकिन इन भारतीय ऐसे वर्ग का जीवन कैसा चलता है, वो कैसा जीवन काटते हैं, इसीलिए मैं आदिवासी बांधव के यहाँ रात भर रुका हूँ। उनकी जो जिंदगी है वो कैसी जीते हैं, हाँ हाँ। ये मुझे देखना था। ये राहुल जी ने उसी टाइम कहा है, इसका प्रमाण, रिकॉर्ड, टीवी या पेपर्स उसके अगर आपको लगे तो मैं आपको एआईसीसी से दिला सकूं। जी जी जी। तो राहुल जी ने, इसका मतलब मैं ये बताने का इसके पीछे मेरा एक ये है कि राहुल जी ने पहले अपने देश की जो संस्कृति है, भाषा है, अपना सामाजिक वेशभूषा संगठन है, वगैरह, धार्मिक सुविधा है, धार्मिक कैसा चलता, क्या चलता, हाँ। वो सारा उन्होंने खुद होके वो अपना लिया है। देखो, ये भी और एक बात बताऊंगा, राहुल जी ने अपनी ये जो इगतपुरी में जो होता है, जी हाँ जी, विपश्यना। विपश्यना भी राहुल जी ने रियल में किया है। जी हाँ। ये इसका भी आपको प्रमाण मिल जाएगा। तो ये इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल जी का कहना था कि भाई मैं राजीव गांधी का लड़का हूँ, जी। करके मुझे सब कुछ मिलता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो कोई एक गरीब का, कामगार का, किसान का लड़का है, उनके फैमिली से, जी। तो वो कैसे जीवन जगते हैं, जी हाँ। वो कैसा लोगों में आते हैं, अपना जीवन शैली हाँ। कैसी अपनाते हैं, हाँ। वो मुझे देखना था। जी जी जी। तो ये राहुल जी का ये मैं शॉर्ट में भारत जोड़ो यात्रा के पहले का मैंने हाँ आपको हाँ बताया। हाँ। अब भारत जोड़ो यात्रा तो आपको मालूम है। नहीं नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के कुछ प्रसंग जो है, यादगार प्रसंग है। जैसे कर्नाटक में एक 2 खीरे देने के बदले में कर्ज चुकाने वाली जो बात थी, एक वो बूढ़ी अम्मा जिनसे मिले थे राहुल जी, प्लस एक छोटी बच्ची थी, जब केरला में राहुल जी थे, उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, तो लड़की का संबोधन कि आप हमारे भविष्य के लिए चल रहे हैं, कभी रुकना नहीं, तो राहुल जी रुके नहीं है। प्लस जब कश्मीर में पहुंचने से पहले जो तलहटी में जो एक जगह थी, जहाँ फारूक अब्दुल्ला जी आते हैं और प्रियंका जी को, राहुल जी को गले लगाते हैं, और वहाँ जो नारेबाजी करते हैं, मतलब खुद फारूक अब्दुल्ला जी 80 वर्ष की उम्र में नारेबाजी करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जी जिंदाबाद, वो एक ऐसा प्रसंग। और एक कश्मीर में जब लाल चौक पर झंडा वंदन जब उन्होंने किया और अपने भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया, जो भारी बर्फबारी हो रही थी, वो एक प्रसंग। इसके अलावा आप भी तो शामिल थे भारत जोड़ो यात्रा में, और आपके साथ भी एक प्रसंग आया था। कल मेरी आपसे मुलाकात हुई थी आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी वो प्रसंग की याद दिलाई जाए। तो वो प्रसंग क्या था किशोर जी? वो प्रसंग ऐसा था हम्म। कि बुल्ढाने के पास एक गांव है, हाँ हाँ उस गांव में उनका पड़ाव था, हाँ और कम से कम 15-20 दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर थे हाँ पुष्पराज पांडे, हाँ हाँ। वो सोलापुर के थे। हम्म तो एआईसीसी के माध्यम से उनका कांटेक्ट हुआ। वो इसीलिए हुआ कि हमको डिसेबल्ड, जो विकलांग है, मैं विकलांग सेल का अध्यक्ष था और जी मैं हाँ खुद जी विकलांग हाँ जी हाँ। प्रदेश कांग्रेस का। तो विकलांग की कुछ बातें राहुल जी को बताना मैं चाहता था, क्योंकि राहुल जी को ऐसा कोई आओ और मिलो
और फोटो निकालो, वो उनको चलता नहीं। क्या रियल क्या काम है, कुछ अच्छा काम लेके अगर उनके पास गए तो वो उसका वो स्वीकार करते, स्वागत करते। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने भी सोचा कि राहुल जी को मिलना तो है, हाँ। लेकिन वो तो यानी सभी को चलते चलते मिलते, जी हाँ, जी हाँ। ऐसे किसी को मिले लगभग नहीं। दौड़ते हुए। हाँ, तो हमारा कैसा, तो मैंने ये बात बताया था वो एआईसीसी के जो कुछ है वहां पर हाँ, मेरे हाँ। जान पहचान के, तो उन्होंने नहीं नहीं आपको भी मिल सकेंगे, आप जी हाँ। इस पर कांटेक्ट करो। मैंने मेल किया, सारा कांटेक्ट हुआ, और हमको बुल्ढाना के पास वो एक गांव में जहाँ उनका पड़ाव रहता था, जी हाँ। वहां पर हमको टाइम दिया, हम्म, और गिने चुने 10 लोगों से ही मिलेंगे, ज्यादा हम्म, नहीं। तो भी हमारे साथ 9 लोग थे। हम्म, हम गए, हमको सुबह का टाइम 9:30 का दिया था, हम्म, और उनका जो प्रीमाइसिस था वो बताने लायक है आपको। और मेरे साथ कुछ जिनको चलना नहीं आता, जैसे है नहीं, पैर से ऐसा हाथ पैर के चलते, ऐसे 3 लड़के थे। जी हाँ, जी हाँ। अमरावती के थे हाँ, वो। बहुत सारे फोकस हाँ पोस्टर्स वगैरह आए थे हाँ, उसमें। तो हमको एंट्री मिली, हमारा हम्म, वहाँ नाम था। हम्म, थोड़ी तो भी दिक्कत हो गई, हम्म, तो उसी वक्त आ गए अपने नाना पटोली जी, हाँ जी। और मेरे दोस्त भैया जी पवार, हम्म, वो एआईसीसी में सब चिटनीस थे। जी हाँ। तो उनके भी कुछ पहचान के लोग वो भारत जोड़ो यात्रा में वो कोऑर्डिनेटर थे। हाँ, हाँ, तो मुझे भैया जी पवार ने भी हेल्प की, हाँ, हाँ। उनके लोगों को बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे है, हम्म, इनको बुलाओ, उन्होंने भी मुझे मदद की। हम्म, तो गेट पर जब हम खड़े थे, हम्म, तो हमारी सब जांच हो रही थी, तो उधर से नाना पटोले आए, हम्म, उन्होंने देखा, तो उन्होंने सीधा पुलिस ऑफिसर को बोला कि इनको आने दो, ये सब मेरे लोग हैं। जी। तो फिर हमारी वैसे ही हमको जाने दिया। फिर जाने के बाद वो उनका जो प्रीमाइसिस था, वहाँ जी। एक जगह हमको बिठाया गया, हम्म, और राहुल जी का वहाँ पे ये था, कहना था, टेंट और टेंट था। उनके जो वैन थी। हाँ, हाँ। टेंट, वो दिखते थे बाहर आने के बाद। हम्म, तो उन्होंने देखा वहां से हम्म, कि भाई उनके ध्यान में है कि भाई ये तो डिसेबल्ड लोग हैं। जी हाँ। तो सिक्योरिटी वाले कह रहे थे कि आपको उधर चलना पड़ेगा, मैंने कहा चलो। तो जब उन्होंने देखा, अरे यार, तो वो उन्होंने वहां से हाथ दिया कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ। जी, जी। तो वो खुद चल के, कम से कम वो डिस्टेंस था 25-30 फुट का था, हाँ, हाँ, तो वो खुद वहां से चल के आए, जी। हमसे क्या मेरा परिचय कर दिया हम्म, नाना पटोले जी ने। हाँ, हाँ। और फिर मैंने बोला सर मैं आपको 1-2 बार मिला, हाँ हाँ थोड़ा पहचान लगता है मेरा, मैंने परिचय दिया, मैं कांग्रेस में 30 साल से हूँ, जी हाँ। और सर अभी डिसेबल्ड विंग का काम कर रहा हूँ। अरे हाँ, अच्छा, ऐसा तो क्या है, बोले डिसेबल्ड का प्रॉब्लम क्या है। हाँ, हाँ। मैंने बोला सर जब से मोदी जी की सरकार आई, जी। एक भी डिसेबल्ड पूरे देश में कोई भी सरकारी या निम सरकारी सर्विस में लगा नहीं। अच्छा, हाँ। अरे यार, बोले ऐसी बात, हाँ बोला सर एक भी हाँ। नहीं। और ये बड़ी बड़ी बातें करते, 2 कोटी लोगों को जी रोजगार, हाँ। कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ। बोले बहुत अच्छा मुद्दा है। किशोर जी बोले इसका मुझे डिटेल्स, तो मैंने बोला सर ये लाया। अरे अलंकार उनके जो पीएस है उनको आवाज दी उन्होंने, अलंकार को बोला कि ये अपन असेंबली क्वेश्चंस करेंगे, जी हाँ। और ये किशोर जी से कांटेक्ट में आप, और भी जी। पेपर्स लगेंगे इनसे ले। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर मेरे बाद में वो जो जो डिसेबल लड़के थे, हाँ, हाँ। जो उठ के खड़े नहीं हो सकते जी थे, हाँ। तो उनके साथ में फोटो नीचे बैठ के उन्होंने, हाँ, चार लड़के थे मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो प्रसंग मैं कभी नहीं भूलूंगा, बहुत क्योंकि बहुत महानतम हाँ, क्षण था वो। और राहुल जी है, बस इतना ही बोलूंगा मैं। जी यार। और उनको जब उनके पास कोई मिलता है ना, हम्म, तो ऐसा कोई लगता नहीं कि ये राजीव गांधी या गांधी घराने का है करके। जी, जी। आम पब्लिक के सरीका, आम कार्यकर्ता के हम्म, सरीका वो लोगों से मिलते हैं, जी हाँ। उनसे मिले डिसेबल लड़कों से, उनको जी। गला लगाया, हाथ मिलाया, हाँ, हाँ। नीचे बैठ के उन्होंने फोटो निकाला, हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे कम से कम 8-9 मिनट जी। हमसे अच्छी बात की, हाँ, हम इम्प्रेस हो गए। हाँ, हाँ। ये प्रसंग में बताने लायक है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया प्रसंग है और महानतम क्षण इसे कहा जाना चाहिए। और ऐतिहासिक प्रसंग आपने बताया किशोर जी, और मैं भी वाकई में प्रभावित हुआ हूँ। और शायद आपको ध्यान हो या शायद नॉलेज में हो, तो जब उत्तर महाराष्ट्र में एक जहाँ उनका ठहराव था, और वो 15-20 मिनट संबोधन करते थे जनता से, तो उन्होंने डिसेबल के बारे में अपना संबोधन दिया था, 1 मिनट के लिए दिया था, मेरे है पढ़ने में, और उसका वीडियो भी है मेरे ख्याल से। तो अभी आपने गांधी परिवार की बात एक उसमें एक संबोधन किया है, तो किशोर जी कैसा हुआ हमारे भारतीय राजनीति में 3 वाद चलते हैं, 3 वाद। वाद को हम विचारधारा करना ज्यादा सही रहेगा। गांधी विचारधारा, अंबेडकर विचारधारा, और एक सावरकर विचारधारा।
इन तीन विचारधाराओं पर पूरे देश का भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों ही डिपेंड रहा हुआ है। तो इन तीन विचारधाराओं में आप कैसा डिफरेंस करना चाहेंगे, यानी वो आप वो इन तीनों विचारधाराओं को श्रेष्ठ विचारधारा में डिफाइन कैसे करेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा यानी सवाल किया। सेंसिटिव प्रश्न है। इस देश हाँ। की सामाजिक और राजकीय चळवळ जिनसे जुड़ी हुई है, हाँ। ऐसा सवाल आपने किया। जी जी इस देश की स्वतंत्रता उससे जुड़ी है, ये सवाल आपने पूछा। जी हाँ। तो मैं आपको थोड़ा पहले लेके जाऊंगा। देखिए, महात्मा गांधी इन्होंने स्वतंत्र की जो चळवळ शुरू की थी, उसमें देखो उन्होंने पूरे देश को, हाँ, सभी जाति धर्म के लोगों को उसमें शामिल किया था। जी जी। और हकीकत में मैं ये कहूंगा कि देश का जो शोषित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन सब का नेतृत्व उसी वक्त महात्मा गांधी ने किया। जी हाँ। और लोगों ने भी वो स्वीकार किया। जी हाँ। और मैं एक अच्छी बात बताऊंगा। देखिए, आपने गांधी घराने का पूछा करके, हाँ हाँ, इनका क्या योगदान है आज की पीढ़ी को मालूम नहीं है। नहीं पता नहीं, और ये भाजपा और आरएसएस ओनली वो टारगेट करते हैं नेहरू जी को। जी हाँ। देखिए, नेहरू जी ने 14 साल जी हाँ जेल में गुजारे। जी जी जी, बिल्कुल। वो पीरियड में उनकी पत्नी, उनका निधन हुआ। जी हाँ। 14 साल देश के स्वतंत्र के लिए आज तक किसी नेता ने इतना योगदान दिया नहीं। हाँ। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार ने ही देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, सभी ने दिया। हाँ हाँ। उसमें तिलक है, सुभाष चंद्र बोस हाँ, है, हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर वो है, कांग्रेस प्रणीत नेताओं की जो सभी है। हाँ, मैं ऐसा गलत नहीं बोलूंगा कि वो नेहरू जी ने किया, कांग्रेस ने किया। जी जी। लेकिन इनका योगदान जो है वो बताने लायक है। जी हाँ। देखिए ना, 14 साल जेल में रहना, और वो पीरियड में उनकी पत्नी का देहांत हुआ। और उनकी जो जितनी भी संपत्ति थी जी, अहमदाबाद की, जी हाँ, इलाहाबाद की, हाँ, वो सारा उन्होंने देश को समर्पण हाँ, किया। हाँ। और इंदिरा जी, राजीव जी, इनका बलिदान। और इसीलिए लोग उनसे प्रेम करते, उनको मानते हैं। तो जब मानते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि जब योगदान इन्होंने इतना दिया, बलिदान देश में दिया नेहरू जी के वक्त से, अब इसमें कुछ लोग अपने हिसाब से उसको घराना कहते हैं, तो वो उनकी विचारधारा है। लेकिन जब लोगों का विश्वास है, लोग उनसे चाहते हैं, तो इसीलिए वो परंपरा ऑटोमेटिक चल रही, विश्वास से चल रही, भरोसे से चल रही, लोगों के प्रेम से चल रही। अब बोलने वाले उसको घराने शाही बोलेंगे तो उसमें क्या है, आप अपने ख्याल है, आप अपने बात करने का वो एक नजरिया है। जी हाँ। और उसमें मैंने अम्बेडकर विचारधारा भी जोड़ा था और सावरकर जी का जो विचारधारा थी, ये दो भी विचारधारा के बारे में आपसे बात किया था। गांधी विचारधारा तो आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया ही है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, कुछ जो हमारे दलित समुदाय के जो बड़े नेता है या जो एक्टिविस्ट है या संस्था वाले या पार्टी वाले, वो बाबा साहब की विचारधारा को कांग्रेस के एकदम विरुद्ध मानते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का विरोध करना था, विरुद्ध विचारधारा नहीं थी। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस की विचारधारा, मतलब महात्मा गांधी की विचारधारा, दोनों समकक्ष थे या सिर्फ यानी मंजिल एक थी, रास्ते दो अलग अलग थे? आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैं इसमें शुरू में बताऊंगा जी, एक मानवीय स्वभाव रहता है। हाँ हाँ। और ये जो हाई लेवल के, हाई विचार थिंकिंग के लोग जो रहते हैं, वो हिसाब से उनका काम करने का तरीका रहता है। जी हाँ। उनमें मतभेद रहते हैं, हाँ, लेकिन उनमें मनभेद नहीं रहते। जी हाँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। इनका मैं उदाहरण दूंगा, मैं थोड़ा अलग वो बात बता के फिर अपने मुद्दे पे आऊंगा। हाँ, बोलिए। तो इसीलिए वो मुद्दा बताना चाहता हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का बोलूंगा जी। वो इसीलिए बताना चाहूंगा कि मतभेद और मनभेद का फर्क ख्याल में आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो इतना तीव्र विरोध करते थे पार्लियामेंट में कांग्रेस को, इंदिरा जी को, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे
उन्होंने इंदिरा जी के माने प्रशंसा की, ये हाँ सारे हाँ देश ने देखा। जी हाँ राजीव जी ने भी उस हिसाब से उनको साथ में लिया। जी हाँ जब और खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था, हम्म जब मेरा ऑपरेशन का एक कुछ वर्क था हाँ वो देश हाँ में नहीं हो सकता था, हाँ हाँ तो राजीव जी ने मुझे बोला कि जो फॉरेन में डेलीगेशन जा रहा है हाँ हाँ उसमें मैं इसलिए आपको भेजना चाहता हूँ कि हम्म ताकि आप आपकी वो मेडिकली ट्रीटमेंट हाँ करा के हाँ आओ। हाँ तो ये वो टाइम के उस वक्त के नेता थे जी हाँ जिनमें मतभेद जरूर थे लेकिन हम्म मनभेद नहीं। मनभेद और मनभेद नहीं रहना बोले तो ये इंसानियत है। जी हाँ और पूरे वर्ल्ड में अगर इंसानियत किसी ने बताई होगी, मानवता बताई होगी, हम्म, तो तथागत गौतम बुद्ध ने बताई है। जी 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 हाँ मैं अब वो मुद्दे पे आऊंगा। आपने जो कहा हम्म कि बाबा साहब आम्बेडकर और विचारधारा इनकी क्या है। हाँ देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा इस देश का हर आदमी, इस हम्म देश का हर जवान, जी इस देश का किसान, हम्म इस देश का वंचित पीड़ित दलित आदिवासी जानता है। हम्म बाबा साहब के करके आज जो कुछ चल रहा है, मैं भी यहाँ बैठ रहा हूँ, जी हाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं समाधानी हूँ। हम्म तो बाबा साहब का जो योगदान है, जी बाबा साहब के योगदान से हमारे सरीके जो वंचित पीड़ित जो हम लोग थे, हाँ हाँ आज हम सर्वसाधारण धारा में आ गए। हम्म रही बात कांग्रेस की और बाबा साहब की, हम्म तो मैंने कहा ना, मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं। जी 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 ये लोगों ने बुक्स निकाले, किताब निकाले, लेकिन हम्म रियल में हम्म देखिए, मैं वो पुणे करार में जाऊंगा। तो हम्म पुणे करार के बाद इसलिए बताना चाहूंगा जी जी कि जब उपोषण को बैठे, हाँ उनके कुछ जो डिमांड थी जी हाँ महात्मा गांधी की हाँ पुणे हाँ करार के बारे में, जी हाँ वो मान नहीं रहे। हम्म और मैंने जो सुना है वो हम्म सही है गलत मालूम नहीं। हम्म जो कुछ महात्मा गांधी के समर्थक थे, जी हाँ उन्होंने महात्मा जी को हम्म कुछ वो मुद्दे छोड़ने के लिए हम्म उन पे प्रेशर था कि वो छोड़ो मत। हम्म और बाबा साहब ने देखो अपने सारे वंचित दलित हम्म पीड़ित आदिवासी समाज के हक का हम्म बलिदान महात्मा गांधी जी की जान न चली जाए करके दिया। जी हाँ उन्होंने भी अपना मुद्दा छोड़ दिया। हम्म क्यों छोड़ा? हम्म महात्मा गांधी जी अड़े थे कि वो उपोषण को बैठे थे, जी हाँ उनकी तबीयत खराब हो रही थी। हम्म और बाबा साहब ने विचार किया और बताया भी उन्होंने, हम्म अगर मैं ऐसा नहीं करता था हम्म और इनके प्राण चले जाते थे तो मैं खुद को मैं माफ नहीं कर सकता जी था जी और हाँ मेरा समाज को मैं क्या बता सकता था। जी हाँ इसलिए मुझे मालूम था कि आगे पीछे जो बातें आज नहीं कल मैं करा सकूंगा, जी हाँ लेकिन आज महात्मा गांधी जी की जान जो लगी है हाँ दाव पे, हाँ उसके लिए मेरा समर्पण जरूरी है। हाँ तो वो समर्पण किया। हम्म और ये बात महात्मा गांधी ने, देश के राष्ट्रपति थे उस टाइम राजेंद्र प्रसाद, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, हम्म इन्होंने स्वीकार किया था। जी जी आप वो अगर वो लिटरेचर में जाएंगे, वो हाँ बुक्स में जाएंगे, हम्म आपको ये बातें मिलेंगी। जी हाँ और बाबा साहब आम्बेडकर महात्मा गांधी के बहुत गलत संबंध थे, उनका पटता था नहीं, ये गलत है। लेकिन दोनों भी वैचारिक थे। हाँ 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 बाबा साहब की विचारधारा देश के दलितों को, पिछड़ों को लेके चलती थी। हाँ महात्मा गांधी देश के स्वतंत्र के लिए। हम्म तो ऐसा अपन ने क्यों सोचना चाहिए कि भाई उनकी एक विचारधारा रहेगी कर। हम्म और मैंने कहा ना, उनकी वैचारिक बैठक अलग थी लेकिन मतभेद नहीं थे। मतभेद नहीं थे हाँ और कितना अच्छा था कि भाई आपको क्या कहना है आप हमें बोलो, हमारा जो गलत है वो हमको बोलो। जी हाँ महात्मा गांधी को क्या कहना था आप भी बोलो। जी हाँ ऐसा था। आज की जो राजनीति है, हाँ हाँ जो मुंह पे अच्छा लगता वो बोलना चाहिए हाँ हाँ और फिर पीछे से उनको पीठ में छुरा भोंकना चाहिए। हाँ हाँ ये राजनीति उसी वक्त नहीं थी। ये मैं आपके ध्यान में लाके देना चाहता हूँ। जी 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 किशोर जी काफी बढ़िया मार्गदर्शन है। और स्वतंत्र मतदार संघ के लिए मैं स्पेशल इंटरव्यू में आपका लूंगा। बाकायदा बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस जो है बुक खंड 18 उसका पेज नंबर 300 से 400 के बीच में मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा फॉलो कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर वो चीज जो किया है और जो महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब के लिए किया है, उसकी वजह से ही आज हम जिंदा है या भारत देश बना है। स्वतंत्र मतदार संघ की गलत धारणा है जो फैलाने का काम जो काम किया है वो आरएसएस और जो सावरकरवाद जो मैं आपको बताना पूछना चाह रहा था वो उनकी देन है। गांधीवाद और अम्बेडकरवाद स्वतंत्र मतदार संघ 1932 का जो पुणे पैक्ट था वो बाकायदा बाबा साहब खुद लिख कर गए हैं। दुर्भाग्य यह है कि बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस जो बुक है बुक स्टॉल पर मिलती नहीं है।
उसे शासकीय जो प्रेस होती है वहां से खरीदना पड़ता है, और बुक स्टॉल वाले मार्जिन की वजह से बेचते नहीं है। और बुक स्टॉल वाले सबसे बड़ा जो द्रोह कर रहे हैं समाज के साथ में यही कर रहे हैं। बाबा साहेब का जो ओरिजिनल इतिहास है वो अगर बगैर मार्जिन के भी बेचे तो बाबा साहेब देश को समझ आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल बहरहाल हम आते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है 1 अगस्त को, आरक्षण का वर्गीकरण। वो जो वर्गीकरण का सिस्टम है, एक्चुअल क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तब उन्होंने ये प्रोसेस लाया था राज्य के लिए ABCD के रूप में, अबकड के रूप में, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेशन कर दिया था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। तो उसके विरोध में एक पिटीशन दाखिल हुई उस समय 5 जजों के बेंच में, और उसका जो निकाल आया था 2006 में ही आया था उस समय में, और 5 के 5 ही जजों ने वो उस जो एक्ट था उसका चंद्रबाबू नायडू का, उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद में 2016 के लगभग पंजाब में ऐसी ही केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई, और 2004 का जो है जो केस थी हाई कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से रीओपन हो गई। उन दोनों केसेस को मर्ज कर दिया गया, जिसका डिसीजन अभी आरक्षण वर्गीकरण के रूप में लिखा गया। ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण वर्गीकरण का दुष्परिणाम, और सामान्य जनता जो ST और SC वर्ग है, जिसमें VJT भी आ सकता है, तो उस पर उसका परिणाम क्या होगा इस आरक्षण के वर्गीकरण का? मैं आपसे ये जानना चाहूँ उसका प्रभाव क्या होना चाहिए? क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा देश से? अब देखिए, आपने ये जो मुद्दा निकाला, ये करंट मुद्दा है, हाँ हाँ पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। जी हाँ। देखिए, मैं कुछ इस आरक्षण के मुद्दे से, इस माध्यम से हाँ मैं एक बात पहले बताना चाहूंगा। जी हाँ। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आरक्षण किस लिए है, हाँ आरक्षण किस लिए है, जी। और वो किसको मिलता है और कैसे मिलता है। सबसे पहले तो इस देश के सम्माननीय जो भी नागरिक है, इन्होंने तो पहले इसमें डीप में जाना चाहिए कि आरक्षण किसको है, वो कैसा मिलता है और क्यों मिलता है। देखिए, मैं कुछ बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे नॉलेज में है, मैंने देखा पढ़ा, तो मेरा ये कहना है कि आरक्षण ओनली शिक्षा और सर्विस में है। जी हाँ। शिक्षा में पहले तो शिक्षा से शुरू होती है। जी हाँ। अब ऐसा है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो एक विचारधारा थी, सिका संगठित व संघर्ष करा। हाँ हाँ। तो खास करके मैं बताना चाहूंगा महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में जो बुद्धिस्ट समाज है, धर्मांतर के पहले उनको महार कास्ट बोली जाती थी। आज भी कुछ लोग महार बुद्धिस्ट है, लेकिन वैसे टोटल बुद्धिस्ट ही है। जी हाँ। तो बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, आज देखिए एक टाइम इनकी हालत क्या थी, पीने के लिए पानी नहीं था, पानी नहीं मिलता था, उस डीप में अपन अभी जाना नहीं चाहते। तो इतना संघर्ष था, इनके पास कुछ भी नहीं था, नहीं जमीन नहीं जायदाद, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होती हुए ओनली शिक्षा के भरोसे पे आरक्षण का सहारा लेके, शिक्षा में का आरक्षण सहारा लेके आज इतना ये डेवलप हो गए। जी हाँ। यानी इतना बोले तो उसका किसी ने गैर समझ नहीं करना चाहिए। आज भी खेड़ों पाड़ों में, ग्रामीण में जिस समाज के लोग है, लेकिन तो भी आज ये वर्ग बाबा साहब के माध्यम से, बाबा साहब ने जो विचार दिया, आरक्षण में जो प्रावधान किया, उसका हाथ पकड़ के आज इतने पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट को उसकी दखल लेनी पड़ी। जी हाँ। वो ओनली किस लिए? शिक्षा से। इसीलिए मैंने क्या पूछा कि आरक्षण, इसीलिए मैंने बताया कि आरक्षण किसको मिलता है, क्यों मिलता है और कैसा मिलता है, ओनली शिक्षा को। जी हाँ। तो इसीलिए आज इस SC समाज में, महाराष्ट्र में है वो मुद्दा। अभी आपने कहा हैदराबाद से आया, हाँ हाँ, कि कुछ जो SC में का कुछ जो क्लास है, हाँ हाँ, ठीक है, मैं वो स्वीकार करता हूँ कि उनको भी, वो भी आगे आना चाहिए, साथ में आना चाहिए, लेकिन वो कब आएंगे उस पे मैं ठाम हूँ। अगर जो भी मुझसे चर्चा करने को एग्री है तो मैं तैयार हूँ। वो बात मैं खातिर ठाम से बताऊंगा, वो है शिक्षा। जो समाज शिक्षा ही नहीं लेगा तो उनको आरक्षण मिलेगा कैसा? जी हाँ। अनाड़ी अनपढ़ को आरक्षण नहीं है, ये मैं नम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा। जी। इस बुद्धिस्ट वर्ग ने
शिक्षा ली, इसके लिए देश में IAS IPS से लेके बड़े बड़े अहदे पे गए। जिन्होंने शिक्षा नहीं, अब मैंने सादी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कभी हुआ क्या कि भाई नहीं, अभी बुद्धिस्ट लोगों ने तुम एडमिशन हो गई, अब तुमको एडमिशन नहीं मिल सकती, उसमें फिर मातंग रहेगा, हमारा स्वीपर बांधव रहेगा। हाँ। ऐसा कभी हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। हाँ। तो इसीलिए इन जो हमारा मातंग बांधव हकीकत है वो भी पीछे है, लेकिन उनको शिक्षा की प्रेरणा जो देना चाहिए था, मिलनी चाहिए था, वो हम भी दे नहीं सके। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम उनमें दोषी नहीं है, हम भी उसमें दोषी है। हमने भी उनको हमारे तरीका शिक्षा का उनको प्रेरणा देनी चाहिए थी। हमारे साथ में उन मातंग समाज बांधवों को, वाल्मीकि समाज बांधवों को और समाज बांधवों को शिक्षा के साथ में हमने उनको लेना चाहिए था। हम ले नहीं सके। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो भी समाज बांधव है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वही थी ना, इस वंचित पीड़ित दलित सबको अपन लेके चलो। तो मैं और थोड़ा बताऊंगा शॉर्ट में, जो शिक्षा लेगा उसको ही आरक्षण है। दूसरी बात, अभी भी कुछ लोगों को क्या लगता है आरक्षण, अरे बाप रे, आरक्षण बहुत बड़ी बात है। देखो, आरक्षण शिक्षा और नौकरी के लिए, जो पढ़ाई करेगा उसको मिलेगा। और उसके भी बाद में और एक बात बताना चाहूंगा, शिक्षा में कितनी ताकत है। अपन पढ़ते हैं कि भाई इस गांव में टायर पंचर वाला था, होटल वाला था, उसकी लड़की ने पढ़ाई की, तो कोई भी समाज की, और वो IAS बन गई, डेली आ रहे। अब देखो शिक्षा में कितनी ताकत है। अब उसने, अब ये तो बताने की बात ही नहीं है, जब उसका बाप टायर की दुकान, रिक्शा चलाता, उसकी भी लड़की IAS हो गई, लड़का IAS हो गया। अब वो आरक्षण का सवाल ही नहीं आ रहा। शिक्षा में कितनी ताकत है। आरक्षण को बाजू रख सकती ये शिक्षा में ताकत है। जो ये शिक्षा की ताकत पहचानेगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो कोर्ट के माध्यम से आया, लेकिन हकीकत ये है, अभी भी मेरा कहना रहेगा कि जब तक ये शिक्षा का महत्व जो समाज है वो समझेगा नहीं, वो आगे जा नहीं सकता। बिल्कुल, हाँ। ये कोर्ट के आदेश हो या गवर्नमेंट के GR हो, ये GR को, कोर्ट के आदेश को पीछे रख के तुम शिक्षा के भरोसे पे आज ऊंची उड़ान कर सकते। जी। ये मैं उस समाज को कहना चाहूंगा जो आज शिक्षा नहीं ले रहे, जो शिक्षा के बाहर है। अभी देखो, आरक्षण का वो मुद्दे पे आऊंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आरक्षण बहुत बहुत मिलता है इनको। जी हाँ। ओनली शिक्षा, शिक्षण में और नौकरी में। अब देखो उसमें भी, अब जैसा कोई मैं हूँ, मेरी जो लड़की है, मेरे लड़की को 10वीं में 12वीं में पास होने के लिए इंग्लिश में 35% मार्क उसको होना ही। और कोई समझो अदर कास्ट का है, कोई भी समाज का हो, अच्छे घर के, उनको भी 35% मार्क होना, यानी इसमें का आरक्षण है। यानी इसमें जो ये क्लास का जो है, उसमें बुद्धिस्ट आता है, मातंग हमारा बांधव आता है, चमार आता है, और अदर जो समाज के आदिवासी आता है, उनके घर पे एक ही रूम रहता है, लाइट नहीं, बाकी सुविधा नहीं, तो भी उनको अभ्यास उतना ही करना पड़ता है। और वो दूसरा अदर समाज का जो है, वो बच्चे को सारी सुविधा है, उस पे घर पे उसको स्टडी करने के लिए अलग रूम से है, सारी सुविधा है, उसको भी 35 मार्क। तो इतनी बड़ी तफावत होने के बाद भी इस क्लास के लोग अभ्यास करके सामने आ रहे हैं ना, इसमें का आरक्षण है, बुद्धिमत्ता में का आरक्षण है, वो है ही नहीं। आरक्षण कैसा है, एक मानवता है। मैं वो उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, आरक्षण बोले तो कुछ बहुत बड़ा नहीं, मानवता है। अब अपन देखते हैं, अभी वो परंपरा नहीं आज, लेकिन वो एक परंपरा थी, और कभी कभी कहीं कहीं है भी वो। कहीं अपन गांव में शादी होती है, कोई प्रोग्राम रहता है, लोग खाना खाने बैठते हैं, फिर 2 आदमी खड़े रहते हैं बाजू में, उनको जगह नहीं मिलती, तो उसमें फिर अपन लोग या कोई भी कहता है, अरे यार तुम दोनों क्यों खड़े हो, चलो आओ सर को, इनको भी जगह। और मानवता के हिसाब से सारी लाइन सरकती है, उन दोनों को बिठाती है, उनको भी खाना वो भी साथ में खाते हैं। वो इसीलिए करते कि भाई आधा घंटा इनको लगेगा खाना खाने के लिए, आप आधा घंटा क्यों रुकते हो। वैसा ही आरक्षण का हुआ है। इस वर्ग को पीने के पानी से लेके, रास्ते से चलने के लिए, शिक्षा से लेके, ये तो सारी बातें मालूम है।
ये नहीं थी और अपने साथ में आना चाहिए करके छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, इनके विचारों से ये सुविधा आई है आरक्षण में। और बाबा साहब आम्बेडकर ने यही कहा था, उनको पूछा गया था कि इतना बड़ा आपने संविधान में आरक्षण, संविधान जो बनाया उसको लिखने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या परेशानी है, तो उन्होंने सीधा कहा कि देखिए शिवाजी महाराज के राज्य में जो सुविधा थी, उन्होंने जो वंचित शोषित वर्गों को आरक्षण के लिए उन्होंने बनाई थी, वो वैसी की वैसी मैंने मेरे संविधान में लिया और इसीलिए मुझे संविधान बनाने के लिए कुछ भी तकलीफ हुई। बाबा साहब ने ऐसा कहा है, आप पढ़ो बुक्स में। तो ये बातें मैं बताना चाहूंगा और मैं इस माध्यम से आज जो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल, देखिए संविधान में अभी मैंने जो कहा है आरक्षण ये सामाजिक न्याय के तौर पे दिया है, जी हाँ, आर्थिक तौर पे नहीं। हाँ, गरीबी उन्मूलन का विषय ही नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा है कि हमें आर्थिक लोकशाही मिली, हमको राजनीतिक लोकशाही मिली, लेकिन हमको जब तक सामाजिक लोकशाही नहीं मिलेगी तब तक हमारा विकास नहीं हो सकेगा। सामाजिक लोकशाही का मतलब सीधा है, अगर कोई कलेक्टर होता है एससी समाज का, एसटी समाज का, क्या उसको आज भी कोई लड़की सीधा देना चाहेंगे? नहीं, सीधा समाज देना आज भी समाज की जो गलत परंपरा है वो बहुत जड़ी हुई है, उसको निकालना इतना सीधा साधा काम नहीं है, लेकिन तो भी उसमें काम हो रहा है। हिंदू समाज में भी अच्छे लोग हुए, अच्छे वैचारिक लोग हुए, और इसीलिए तो ये बैलेंस है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस समाज के साथ में कितना अन्याय हुआ। आज भी हमारे बच्चे हमको पूछते हैं, मेरी बच्ची ने भी एक बार पूछा था कि पप्पा वो बात सही है कि अपने को पानी नहीं पीने देते थे, अपने को रास्ते से चलने नहीं देते थे। अब देखो ये आज भी वो ऐसी कुछ घटना इस समाज से हुई है कि आज के नई पीढ़ी को विश्वास नहीं आएगा। तो भी सब बैलेंस और सब बैलेंस रहना चाहिए। जो कुछ हुई वो बातें इसीलिए बाजू में रखनी चाहिए कि ताकि सभी समाज में, पूरे देश में सामाजिक सलोखा रहना चाहिए। सामाजिक सलोखा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, भारत देश एक रहेगा। इसीलिए जिन जिन समाज पे अन्याय अत्याचार हुआ उन्होंने बड़े नम्र से स्वीकार करके सभी के साथ में आज वो चल रहे हैं। और भी जो कुछ और भी रूढ़ी परंपरा है उनको मैं विनती पूर्वक कहूंगा इस माध्यम से कि आपने वो बाजू में रख के मानवता को आपने ऊंची जगह देनी चाहिए, मानवता का स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ किशोर जी, काफी डीप में आपने जानकारी दी है। और एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें 3 सपने करके एक आर्टिकल था, 3 सपने, वो 3 सपने मेरे ख्याल से प्रसन्न वाजपेयी जी का एक आर्टिकल था जो उन्होंने स्टेट बैंक के बैंक कर्मचारियों के सामने उन्होंने कहा था, वो 3 सपने। उसमें महात्मा गांधी ने एक सपना देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सपने को कायदे के रूप में लिख दिया और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस सपने को इम्प्लीमेंटेशन किया, मतलब भारत देश में प्रसारित कर दिया। वो 3 सपने और वो 3 व्यक्ति, गांधी, अम्बेडकर, नेहरू। 1963 के बाद, 63 में, 62 या 63 में जवाहरलाल नेहरू जी भी चले गए। वो कालखंड 63 से पहले का और 63 के बाद का, इसमें जो डिवाइडेशन हुआ है, जो विचारधारा चल पड़ी है 63 के बाद, अभी 2014 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 63 से कर रहा हूँ, जो सावरकर की जो विचारधारा की जो मैंने बात की थी, जिसका परिणाम 2014 में दिखाई दिया। और 2014 में ऐसी सरकार आई है जो सावरकर की विचारधारा को अपनाती है। आरक्षण खत्म, प्राइवेटीकरण लागू, सामान्य जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए उसको बंद करने का मानस, देश के जितने भी संसाधन है वो प्राइवेट के रूप में बेच देना, और एक ऐसी चुनाव प्रणाली लाना, एक देश एक चुनाव। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये शब्द कहा, एक देश एक चुनाव के बारे में। ये एक देश एक चुनाव कई वो विचारधारा तो नहीं है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, सावरकर की विचारधारा।
या आरएसएस की विचारधारा। वो विचारधारा एक देश एक चुनाव के रूप में आज आई है आरक्षण के वर्गीकरण के रूप में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक दूसरा उसमें एक डाला है क्रीमिलियर के जनरली एक ही भाग हम समझते हैं कि 8 लाख के अंदर जिसकी इनकम होगी वो क्रीमिलियर को लागू हो जाएगा, लेकिन क्रीमिलियर के 2 भाग कर दिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। आपने शायद ध्यान दिया होगा, क्रीमिलियर में अगर आपको सर्विस है, कोई भी सरकारी सर्विस, आपकी दूसरी जो पीढ़ी होंगी, मतलब आपके बेटा बेटी, उन्हें सर्विस में कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और आपकी जो दूसरी पीढ़ी होंगी उसको अगर सर्विस में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो जो वर्गीकरण का जो दूसरा रूप होगा ए से लेकर बी वाला उसकी जगह को भरा जाएगा। बी वाले के पास में अगर उसका शैक्षणिक जो एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं, जैसा आपने कहा अभी, तो उसकी जगह कौन भरेगा? क्योंकि कोटा जो 17% या 13% का है, या SC ST मिला के 22% है, वो अभी तक कभी पूरी तरह भरा ही नहीं है, 5% के ऊपर गया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी दलित न्यायाधीश आज है BR गवई साहब के रूप में, सुप्रीम कोर्ट में भी यानी आरक्षण का कुछ भी लाभ नहीं मिला है। ये जो वर्गीकरण है, ये बैकडोर से आरक्षण को खत्म करने का आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि आप दिल से अगर दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में पार्लियामेंट में कोई हलचल नहीं हुई, 7 दिन चली है, यानी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद 7 दिन चली है, लेकिन पार्लियामेंट में इसके विषय में सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। हालांकि विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में बाकायदा कहा कि आप इसके विरोध में कानून बनाइए कि ये वर्गीकरण का जो आदेश है वो खत्म किया जाए, लेकिन जनरली किसी भी नेता ने आवाज की नहीं, सिर्फ दलित नेताओं ने किया। चंद्रशेखर आजाद हो गए, मायावती जी हो गए, या महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी विरोध किया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आरक्षण का जो विषय था, वो जो 3 सपने थे, महात्मा गांधी ने सपना क्या देखा था? देश का हर नागरिक जो आखिरी पायदान पर खड़ा है वो सुखी हो। बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया कि देश का हर वो नागरिक जो आखिरी पायदान पर वो भी सुखी हो, और जवाहरलाल नेहरू ने भी वही सपना पूरा किया, उन्होंने भी इम्प्लीमेशन वही किया है कि ताकि देश का आखिरी व्यक्ति जो आखिरी पायदान पर वो सुखी हो। वो तीनों सपने आज आरक्षण के वर्गीकरण के रूप में खत्म तो नहीं हो रहे? ये क्या मेरा लास्ट आपसे प्रश्न है, और बहुत ही डीप में थोड़ा सा आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ है और आप एक इंटेलेक्चुअल व्यक्तिमत्व के रूप में आप पहचाने जाते हैं अमरावती में, और ये आरक्षण के वर्गीकरण का ही मुझे खास आपसे पूछना था। अब देखिए, आपने बहुत लंबा सवाल किया है, सवाल लंबा है और उसमें भी मुझे ध्यान रखना चाहिए था, जी, और जी, रखा हूं मैंने हाँ, कि हाँ, आपको क्या कहना है, हाँ, हाँ, यानी आप इस सारी बातों में आपको क्या होना, जी हाँ, और आप मेरे से क्या चाहते हो। जी जी, तो सबसे पहले आपने क्रिमिनल की जो बात की है, हाँ हाँ, तो देखो, ये सरकार को, न्याय व्यवस्था को या हाँ, आम लोगों को मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जी, लेकिन मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। हम्म, क्रिमिनल का मतलब है इनकम से जुड़ा हुआ है। हाँ, क्रिमिनल की दूसरी बाजू है तुम्हारा उत्पन्न क्या है, हाँ, हाँ, बराबर है। जी, अब देखिए, आज भी हम्म, रियल में शासन निर्णय है, हम्म, SC के आदमी को 6 लाख की उत्पन्न मर्यादा है, हाँ, OBC को 8 लाख की, जी हाँ, बराबर है। जी हाँ, अब ये 6 लाख की उत्पन्न मर्यादा किसके लिए है? कि अगर कोई स्टूडेंट हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेता है या गवर्नमेंट कॉलेज की फी भरना चाहता है, तो उसको भरना पड़ेगा। 6 लाख के अगर ऊपर उसका उत्पन्न है, हाँ, फिर वो SC का रहो ST का रहो, हाँ हाँ, उसको भरना पड़ेगा। जी हाँ, ये फैक्ट है। जी हाँ, जी मैं लगी तो उसका शासन निर्णय आपको बताना हाँ, चाहूँ। अब फिर ये बताओ, जो लोगों का आक्षेप है हाँ, कि आरक्षण, क्या आक्षेप है कि भाई आरक्षण भी लेते और लेते रहेंगे, हाँ हाँ, इन्होंने छोड़ना चाहिए, आज ये बहुत बड़े हो गए, अब इन्होंने दूसरे समाजवादियों को आरक्षण देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, ये मानवता है, ये होना चाहिए। लेकिन रियल क्या है, आज भी उत्पन्न मर्यादा है ना। मैं मेरा एक प्रमाण देता हूँ, मेरी लड़की B हो गई, दूसरी हो गई आर्किटेक्ट, अब मैं और मेरे मिसेस का उत्पन्न 6 लाख के ऊपर था, जी हाँ, हम फायदा नहीं ले सके, हाँ हाँ, स्कॉलरशिप नहीं ले सके, रियल है ये। जी हाँ,
हम वो गवर्नमेंट की फी हमको ले नहीं सके, हमको कॉलेज में इंस्टॉलमेंट से हमको पेमेंट भरना पड़ा, जी तो आरक्षण का फायदा हमको थोड़ी मिला। जी हाँ। अगर लोगों की जो विचारधारा है कि भाई ये सभी लोग आप कुछ अच्छे बन गए तो भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, ये गलत है। उत्पन्न मर्यादा है, ओबीसी की भी 8 लाख की उत्पन्न है, एससी को 6 लाख की है। जी हाँ। उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, और बिना नो ग्रेड कॉलेज में अगर गया है वो, तो गवर्नमेंट उनको ग्रेड वहाँ के एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देती। जी हाँ। वो खाली ऐसे स्टूडेंट की फी देते हैं। लेकिन हमारा उत्पन्न 6 लाख के ऊपर होने से हमको सारी फी वो भरना पड़ता है। जी हाँ। तो हमने भरे। हाँ हाँ। तो क्रिमिनल का आप लोगों ने या जो भी अभी हमारी जो देख रहे हैं देखेंगे, उन्होंने प्लीज समझ लेना चाहिए कि क्रिमिनल बोले तो, और लोगों का जो एक विचारधारा है या समझ है कि जो आरक्षण में थोड़े अच्छे बन गए और आरक्षण का फायदा ले रहे, वो प्लीज मैं नम्र पूर्वक कहूंगा कि ये थोड़ा आप अभ्यास करो, इसमें भी उत्पन्न मर्यादा है। इसीलिए जो अच्छे बन गए वो इसका फायदा ले नहीं सकते। और फिर आपने क्रिमिनल का कहा, यानी अगली पीढ़ी को उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिला। हाँ, तो जो कोर्ट ने कहा, ये मैं बात आपको ध्यान में लेकर चाहूंगा। तो मैं तो उतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन एक देश के बड़े विद्वान की बात आपके सामने लेके आऊंगा। क्रीमी लेयर ये एससी एसटी को लागू नहीं होगा, ऐसा देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 15 दिन में उनके पार्टी के एमपी, एससी एसटी के एमपी उनको मिलने गए। जी हाँ। तो उन्होंने कहा, पूरे देश को बताया कि ये कोर्ट की टिप्पणी थी, कोर्ट का आदेश नहीं था, और ये इन वर्गों को लागू नहीं होगा। ये मोदी जी ने, सुनो, मोदी जी ने कहा करके नहीं, ये रियल में मोदी जी ने वो उनके राज्य के हिसाब से वो बताया, उनको मैसेज देना था। लेकिन रियल में इस वर्ग को क्रिमिनल लागू इसीलिए नहीं हो सकता कि इनको जो आरक्षण दिया है ये सामाजिक न्याय के ऊपर दिया है, और बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में ये परमानेंट बात है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, आरक्षण 10 साल बढ़ाया गया। लोगों को क्या लगता है, जब ऐसे प्रेस में आता है या टीवी पे आता है आरक्षण को 10 साल के लिए और हम मुदतवार देते हैं, तो लोगों को लगता है, अदर लोग और अपने भी लोग, अरे इनको और 10 साल बढ़ा के दिया है। 10 साल की जो एक्सटेंशन जो देती है आरक्षण को, वो राजकीय आरक्षण को रहता है। विधानसभा लोकसभा का जहां जहां आरक्षण रहता है उसको एक्सटेंशन देश की पार्लियामेंट या देश की सरकार जो रहती है वो देती है। जी हाँ। और आरक्षण जो है शिक्षा में, सर्विस में, वो कायम है। वो जब देश के यानी वो 4 से ऊपर के अगर बहुमत पार्लियामेंट में आता है, अगर वो संविधान में बदल करते हैं, देखो सुनो, मैं सबको बताना चाहूंगा, कुछ भाजपा के नेता ने क्या कहा था कि भाई 400 के बाद अगर हमको वोट मिलते हैं, हमारी जगह आती है, हाँ, तो हम देश का संविधान बदलेंगे। हाँ। और ये एससी एसटी का ही नहीं, ओबीसी है, सभी है, और जो अच्छी विचारधारा रखते, फिर उसमें वैश्य है, ब्राह्मण है, अदर समाज के लोग हैं, जो अच्छी विचारधारा रखते, जो उन्होंने देखा है कि आज भी इस वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है। तो और मैं एक प्रूफ बताऊंगा, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले आरएसएस के अध्यक्ष भागवत जी साहब ने, हाँ, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट कहा था कि आज भी एससी एसटी के आरक्षण का अगर सामाजिक न्याय देना है तो उनको आरक्षण की आवश्यकता है। ये मोहन भागवत जी जब अगर ऐसा कहते हैं तो इसमें फिर क्या बात रहेगी। जी हाँ। इसीलिए सामाजिक न्याय कितना महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए, इस वर्ग के लिए। इसीलिए मैं उस बात पे आऊंगा कि क्रिमिनल लागू हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने भी अगर कहा तो, लेकिन कोर्ट का भी स्टडी अपने को उतना नहीं है। लेकिन जब मोदी जी कहते हैं कि वो कोर्ट की टिप्पणी है, वो सही है, क्योंकि कोर्ट ने कुछ आदेश ऐसा दिया नहीं। और रही बात वर्गीकरण की, तो जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, इस वर्गीकरण से अगर जिनको आरक्षण का लाभ मिला नहीं, अगर उनको मिलता है तो मैं उसमें मेरा समर्थन रहेगा।
जी। जो हमारा मातंग समाज बांधव है, वाल्मीकि समाज है, हम्म। और भी जो कुछ है, जी हाँ। कोई उसमें हरकत नहीं है। वो इसीलिए नहीं है, आज जमाना इतना बदल गया, हम्म। प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया जी हाँ। कि आरक्षण की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। हाँ हाँ। अगर आप ऊंची उड़ान रखते हो, शिक्षा में ये अच्छी बात चाहते हो, तो आरक्षण को बाजू में रख के भी आप आगे जा सकते हो। जा सकते हाँ। तो ये भी बात आप सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो ये जो अब गवर्नमेंट की नौकरियां ही नहीं रही है, तो आरक्षण का क्या है? जी हाँ। कहाँ है गवर्नमेंट की नौकरियां? हाँ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटीकरण होने के बाद सभी सरकारी हाँ, उपक्रम के संस्थाएं बेच दिया तो बाकायदा। इसीलिए वो क्रिमिनल तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के माध्यम से आरक्षण मिला है। जी हाँ। और 10 साल जो आरक्षण को एक्सटेंशन मिलता है, हाँ हाँ। वो 10 साल का आरक्षण इसीलिए मिलता है कि वो पॉलिटिकल है। हाँ हाँ हाँ। पॉलिटिकल है ना। जी हाँ। और लोगों को यह लगता है कि अरे भाई, इनकी जो सुविधा है, हाँ हाँ, सहूलत है, उनको और 10 साल मिला, वो उसको नहीं, वो तो राजकीय आरक्षण है। जी। और ये आरक्षण रहेगा ही। और कब बदलेगा? जब इनकी जो सोच है, भाजपा की जो नीचे लेवल की जो सोच है कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो हम संविधान बदलें। जी हाँ। तो ऐसी वो सोच है। दूसरी बात आपने और ये बताया कि भाई इसमें जो चल रहा है, हाँ। ये क्या है? तो इसमें देखो, अभी का जो इलेक्शन हुआ, ये SC ST समाज का ही उसमें योगदान नहीं है। हाँ। सभी समाज को आज मालूम हुआ। देखो, 340 हाँ। ये OBC के लिए, जी हाँ। 341 SC के लिए हाँ। और उसके बाद में 342 ST के लिए। तो बाबा साहब ने जब आरक्षण की जो नींव रखी संविधान में, तो सबसे पहले OBC का। जी हाँ। और OBC जो वर्ग है, आज भी OBC वर्ग में उतनी प्रगल्भता नहीं है। जी हाँ। उतना उन पे प्रचार प्रसार नहीं है कि हाँ। अपने को बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में क्या अधिकार दिए, जी हाँ। क्या नहीं दिए। हाँ। आज भी उनको उतना स्टडी नहीं है। हाँ हाँ। OBC भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी वो वंचित है शिक्षा से। जी हाँ। पीड़ित है। और मैं और उसमें आऊंगा, जो हमारे किसान बांधव, ठीक है, अगर किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा नहीं। जमीन अपनी जो खुद की किसानी जो करता है, उसकी खुद की जो जमीन रहती है, उसको तो मंथली इनकम तो हो नहीं सकता। साल में एक बार होता है, तो मंथली तो उसको कुछ होना चाहिए। जी जी जी। उनका जो उत्पन्न करते खेती में से, उनको अच्छा स्वामीनाथन के जो एक समिति थी, हाँ हाँ हाँ, वो हिसाब से उनको मिलना चाहिए। आज भी अपन उनको न्याय नहीं दे पा रहे। किसान देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। जिनके यहाँ 50 एकड़ जमीन है, तो भी हो रही है। 50 एकड़ जमीन बोले तो सादी बात नहीं, करोड़ों की है। लेकिन करोड़ों की जमीन है, तो इसका मतलब वो उसको कुछ उतना सोर्स नहीं ना, मंथली सोर्स होना चाहिए। तो ऐसे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी आज देश में जो चल रहा है, जी हाँ, जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सलोखा और देश की जो स्थिति है, और इस सरकार किसी वर्ग को दबाना चाहती है, वो इसीलिए दबाना चाहती है और दबाने का प्रयास करती है कि सारे के सारे हिंदू वोट वो एक हो जाए और हमें स्वीकार करें। जी हाँ। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि बीजेपी इसमें सक्सेस नहीं हो सकती। जी हाँ। उसकी वजह यह है कि आज भी देश में जात, धर्म, भाषा, विविध भाषा है। जी हाँ। इतना होने के बाद भी अपना देश एक है। हाँ, एक है और रहेगा। जी हाँ। इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो टूटा नहीं। जी जी जी। किशोर जी, बहुत ही जबरदस्त आपका नॉलेज है। एक्चुअल क्या हुआ, देखो, आपने मुझे कभी मुलाकात के पहले मुझे कुछ प्राइमरी नहीं, देखिए कैसा हुआ, मुझे नहीं सुनो, आपने मुझे प्रश्न भी बताए नहीं, और मैंने भी आपको पूछा नहीं कि आप मुझे क्या प्रश्न बताने वाले हो। नहीं, हमारा चैनल जो है और वो ठीक भी नहीं रहता। हाँ। देखिए, जब आप ले रहे हैं तो हमें भी उसका स्टडी होना चाहिए। जी जी जी, जरूर। कि
ये लोग क्या पूछेंगे। हाँ, तो मैं आपसे ऐसा आपसे पहले प्रीति प्रीति जी बंड का भी मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था कि आप क्या प्रश्न पूछने वाले हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आप आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, या फिर कुछ ऐसे भी प्रश्न नहीं पूछूंगा जो आप जवाब न दे पाए। आप नो कमेंट्स करके भी जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रश्नों की यादी आपको नहीं दे सकता। हमारे चैनल का जो क्राइटेरिया है, हमने यही सोचा है स्टार्ट टू एंडिंग, बीच में जितनी भी आए। हाँ, अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो कट कर देंगे उसको। लेकिन कट करने का अभी तक मुझे किसी ने कहा ही नहीं है। अ, तो ये थे हमारे साथ किशोर जी बोरकर साहब, और महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश सचिव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और उनका जो व्यक्तित्व तो आपने देखा ही है, उनका नॉलेज भी आपने देखा है, और उनकी जानकारियां भी देखी है। ठीक है, कम ज्यादा होते रहता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, 650 पेजेस का है, और वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी मैं उनको अभी व्हाट्सएप पर उनको फॉरवर्ड भी करने वाला हूँ, क्योंकि वो आदेश आ चुका है। और आदेश के विरोध में जो नरेंद्र मोदी साहब ने ओवरऑल कहा है, ओवरऑली कहा है कि ये लागू नहीं होगा, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी संसद में वो बिल पास नहीं करते इसके विरोध में, और 30 दिन के अंदर किसी ने अगर पिटीशन के विरोध में अगर अपील दाखिल नहीं किया, तो वो कानून बन जाएगा, और आरक्षण पर धोखा जो बताया जा रहा है वो लागू होना ही है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट में बिल पास करना ही पड़ेगा, और इसके लिए ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में बाकायदा कहा है कि आप बिल लाइए, प्रस्ताव रखिए और उसे पास करिए, और ये आरक्षण का जो आदेश आया उसको निरस्त करिए। तो धन्यवाद किशोर जी, आप आए और बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत प्रगति करें, और कांग्रेस में रहते भी आप समाज को न्याय दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी दलित समाज का भला कर पाएंगे, क्योंकि 1950 से बाबा साहब ने जो जो कहा है उसका इम्प्लीमेशन कांग्रेस ने ही किया है, और आप इस कांग्रेस के एक सम्मानीय व्यक्तिमत्व है। आपका अभिनंदन, और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मैंने कल दिया है। और 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस और किशोर बाबू बोरकर इनका जन्मदिन, और दोनों ही दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमरावती शहर के लिए महत्वपूर्ण है, और आपके लिए भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद। अधिक